टॉकिंग अबाउट एड्रिनल ग्लैंड। ओके, इसी को आगे बढ़ाते हैं अभी। एक सेंटेंस आप लिख लीजिए, प्लीज राइट डाउन। एक सेंटेंस आप लिख लीजिए, पीछे से आगे आ जाइए। एड्रिनल कॉर्टेक्स जीएफआर, एड्रिनल कॉर्टेक्स जीएफआर, एड्रिनल कॉर्टेक्स जीएफआर act on adrenal medulla to secrete catecholamine. Adrenal cortex GFR act on adrenal medulla to secrete catecholamine. Adrenal cortex GFR act on adrenal medulla to secrete catecholamine. समझ गए? लिख लिया? एड्रिनल कॉर्टेक्स जीएफआर, जीएफआर समझते हैं ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है ना। जीएफआर एक्ट ऑन एड्रिनल मेडुला टू सीक्रेट कैटेकोलामाइंस। पेशेंट देखने में तो ऐसे धक्का नहीं दोगे, तू देख ले, तू देख ले, मेरी फीस भी तू ले लेना। ओके, लास्ट मैडम, आपका कोर्स एमबीबीएस नहीं है? आगे आई। पीछे वाले सारे आगे एडजस्ट होइए, आगे आ जाइए मैडम। अगली सीट्स काफी खाली हैं, आपके साथी लोग सो रहे हैं शायद। ये खाली है मैडम, इधर आइए, जल्दी से एडजस्ट होकर लिखिएगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स जीएफआर एक्ट ऑन एड्रिनल मेडुला टू सीक्रेट कैटेकोलामाइन। देखो, ये जो पूरा लेक्चर है ना, ये इसी सेंटेंस पे डिपेंड है। जो सेंटेंस लास्ट में, क्या बार बार कहूं भाई? क्या आगे सीट खाली है ना? क्या बचपना है भाई? बच्चों की तरह पीछे घुस रहे हैं। मेरे को ज्यादा पढ़ा दिया तो मेरे को टेरर हो जाएगा, मैं इंटेलिजेंट कहलाऊंगा। ये जो सेंटेंस है, एड्रिनल कॉर्टेक्स जीएफआर एक्ट ऑन एड्रिनल मेडुला टू सीक्रेट कैटेकोलामाइन, एक्चुअली पूरा लेक्चर इसी पे डिपेंड है। पहली बात तो आप जीएफआर को बड़ा लिख लीजिए और एसीटी एक्ट को बड़ा लिख लीजिए। तो G4 ग्लोमेरुलोसा, सीक्रेट एल्डोस्टेरोन। ओके, एक्ट का ए, जीएफआर का जी, इट्स ओके। एफ का, जीएफआर का एफ और एक्ट का सी। यस सर। हाँ बताइए, क्लास ले रहा। ओके, आगे आइए बेटा, आगे बैठे, लास्ट के चारों आगे आइए। ओके, एफ का क्या नाम है? F4 फेसिकुलेटरी, और उससे क्या सीक्रेट होता है? कॉर्टिसोल। ओके, एक्ट का सी का कॉर्टिसोल, एंड द लास्ट वन इज आर, आर इज रेटिकुलरिस एंड सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन आपके एक्ट के हिसाब से टेस्टोस्टेरोन। ओके, ऑल एंड्रोजन्स आर सीक्रेटेड बाय फेसिकुलरिस एंड द एड्रिनल मेडुला इज सीक्रेट कैटेकोलामाइन, जैसा कि सेंटेंस में लिखा है। तो हो गए सारे। अगली बात, मैंने जीएफआर ही क्यों चुना? प्लीज अब बातें नहीं, सीखिए थोड़ा। मैंने जीएफआर टर्म ही क्यों चुना? प्लीज बेटा, क्या बात है?
इस सीट का टिकट नहीं लिया आपने? तो भाई ऐसा कुछ है, आगे की क्लासेस में नहीं बैठा जाएगा क्योंकि आपने फीस नहीं भरी है आगे की सीट की। ओके, तो जीएफआर वर्ड मैंने क्यों लिए, ये 3 टर्म क्यों लिए? क्योंकि ये जो एल्डोस्टेरोन है इसका सारा फंक्शन फिल्ट्रेशन रेट पे डिपेंड करता है। समझ रहे हैं आप कैसे? जितना भी फ्लूइड रिटेंशन है वो रेनिन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम और रेनिन एंजियोटेंसिन पर डिपेंड करता है। किस पे? रेनिन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम और रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे पे डिपेंड करता है। इसमें क्या क्या चीज आ गई? रेनिन आ गया, एंजियोटेंसिन आ गया और रेनिन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आ गया। क्या आ गए? 3 चीज आ गई। ठीक है, 3 चीजें आ गई। हमारा पहला क्या था? G4 ग्लोमेरुलेसा, है ना? सीक्रेट क्या करता है? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन कंट्रोल का इससे होता है रेनिन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम से। ठीक है, और ये क्या करता है? अब आप बताइए किडनी क्या करती है? फ्लूइड बैलेंस करती है। ओके, फ्लूइड बैलेंस करती है। और फ्लूइड का बैलेंस किस पे डिपेंड करता है? अच्छा, ओके ओके ओके, धीरे चलिए। हमारी जो वोमन कैप्सूल है ना, उसके ऊपर आर्ट्रियोल्स की एक परत होती है ना, लाइनिंग होती है। उसमें अफेरेंट और इफेरेंट 2 तरह की आर्टरीज होती हैं, है ना? अफेरेंट आर्टरी और इफेरेंट आर्टरी कैसे एक्ट करेंगी ये डिपेंड करता है कि वो किसकी साइज बड़ी है और किसकी छोटी है। ठीक है, अगर बड़े पाइप से होकर पानी छोटे पाइप में जाएगा तो एक प्रेशर क्रिएट करेगा, और वो प्रेशर क्रिएट करेगा तो लीकेजिंग होगी वेसल्स में। आम नली में नहीं होती, प्लास्टिक में आम नली तो फटी जाती है, लेकिन हमारी जो वेसल्स हैं उनमें लीकेजिंग होगी उनके वेसल साइज के ऊपर। ठीक है ना, ऐसा ही होता है ना? अगर आपने पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है तो बताता हूँ। बड़ी वेसल्स जो अपेरेंट आर्टरीज आ रही हैं, जब वो इफेरेंट में जाएंगी उसके बीच में वो नैरोइंग रखती हैं। बड़ी वेसल से छोटी वेसल्स में ब्लड जाएगा तो वो एक प्रेशर क्रिएट करेगा और उससे लीकेजिंग होगी, और उससे फ्लूइड जो है, जो ब्लड में जितना भी सारा हमारा फ्लूइड है जो हमारा एक्सेस है या जिसको हमें एक्सक्रीट करना है या इसको हमें रीअब्जॉर्ब करना है, वो उधर से लीक होगा। ठीक है, क्या क्या सूरत हो सकती है कि वो लीक कम या ज्यादा हो? कौन बताएगा मुझे? क्या सूरतें हो सकती हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं कि वो जो लीकेज है वो कम या ज्यादा हो? बताइए। एक नली में से जो कि ट्रांसपेरेंट है और उसमें से चीजें जो हैं ट्रांसफर भी हो सकती हैं, ट्रांसफर में भी है, तो उसमें क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि वो लीकेज कम या ज्यादा कर सकें? हम डॉक्टर हैं, हम कैसे कैसे पेशेंट को ये कह सकते हैं कि नहीं तो मैं पॉलीयूरिया हो रहा है, मैं इस तरह से इस पॉलीयूरिया को कम कर सकता हूँ? ऑस्मोलर, मैं पाइपलाइन की बात कर रहा हूँ, अभी आप फ्लूइड पे मत जाइए। पाइपलाइन में क्या चेंज कर सकते हैं? ब्लड फ्लो, पहली बात ब्लड फ्लो। दूसरा प्रेशर, और हाँ साइज तो प्रेशर से हो जाएगा। तो बेसिक टारगेट आप सबका क्या है कि वो फ्लो ऊपर नीचे करेंगे हम तो लीकेजिंग घट बढ़ सकती है, यही है ना? तो जो रेनिन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग पूरा पाथवे है वो वर्क करता है वेसल्स के ऊपर, है ना? वो वेसल्स पे वर्क करता है और उसके कंसंट्रेशन, उसके जो कंस्ट्रिक्शन है, वैसो कंस्ट्रिक्शन, हाँ क्या हो गया? किसके? हॉस्टल की? फिर आए क्यों? तो टाइम से आते। ठीक है, अब आपने क्लास का फर्स्ट छोड़ दिया तो उसका जो नैरोइंग है उसको कम ज्यादा करता है रेनिन एंजियोटेंसिन। ठीक है, और इसी पर डिपेंड करता है एल्डोस्टेरोन। क्या क्या डिपेंड करता है? पहला वाला क्या है? पहला पहला
ग्लोमेरुलर से क्या सीक्रेट हो रहा है? एल्डोस्टेरोन। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि अगर ये चेंज हो जाए और इसको कंट्रोल नहीं रखा जा सके तो पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? मानो कि एल्डोस्टेरोन, हाँ, मानो कि एल्डोस्टेरोन अपना कम हो गया। अच्छा, इसको पाथवे को आप पहले समझिए, एक मिनट। देखिए प्लीज, क्या बात हुई, कुछ समझ में आ रहा है? ये है हमारा लीवर, इसने एक एंजियोटेंसिनोजन हार्मोन सीक्रेट किया, किडनी में ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ। ठीक है, जब किडनी में ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ, इसका मतलब किडनी के पास फ्लूइड बराबर नहीं पहुंच रहा है, और फ्लूइड बराबर नहीं पहुंच रहा है तो किडनी क्या चाहेगी कि बॉडी का फ्लूइड मेंटेन रहे, और मेंटेन रहने का तरीका क्या है? मेंटेन रखने का तरीका क्या है कि हम उधर हमारे पास जो फ्लूइड है उसको रिटेंशन रिटेंशन रखें, उसका रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाएं या लीकेजिंग घटाएं, है ना, ये तरीका है। तो ये रेनिन रिलीज करता है किडनी, जैसे ही वॉल्यूम फ्लूइड वॉल्यूम कम होता है रेनिन रिलीज करता है, तो एंजियोटेंसिनोजन जो है वो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाता है रेनिन की हेल्प से। ठीक है, एंजियोटेंसिन 1 जो कि हमारे जो लंग्स हैं वो एक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिलीज करते हैं, जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और एंजियोटेंसिन 2 जो है, एंजियोटेंसिन 2 आल्सो एक्ट डायरेक्टली ऑन ब्लड वेसल्स, स्टिमुलेट वेसोकंस्ट्रिक्शन। ओके, समझ गए? जो अफेरेंट आर्टरीज हैं उनको भी वेसोकंस्ट्रिक्ट कर देगा, तो अफेरेंट तक उतना फ्लूइड नहीं पहुंचेगा। ठीक है, अफेरेंट से इफेरेंट को इतना फ्लूइड नहीं पहुंचेगा, तो हमारा फ्लूइड क्या रह जाएगा? रिटेन, वहीं रह जाएगा। ऐसे वर्क करते हैं एंजियोटेंसिन। अब एंजियोटेंसिन 2 act on adrenal gland to stimulate release aldosterone, and aldosterone act on the kidney to stimulate reabsorption of salt and water। बात समझ में आई आपके? एंजियोटेंसिन 2 ने इसको कहा एड्रिनल ग्लैंड को कि आप एल्डोस्टेरोन सीक्रेट करो क्योंकि फ्लूइड कम है, और एल्डोस्टेरोन पहुंच गया हमारे किडनी के पास और उसने कहा कि जो सीक्रेट हो गया है उसी को वापस रीएब्जॉर्ब करो। एंड द फैक्ट इज सोडियम के साथ वाटर हमेशा रीएब्जॉर्ब होता है, तो जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। तो एल्डोस्टेरोन मैनेज करता है फ्लूइड को बाय द हेल्प ऑफ दिस पाथवे, रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे। ओके, बात समझ में आ गई? ये एल्डोस्टेरोन का वर्क है। अब मैं ये सवाल आपसे कर रहा था कि अगर इसमें कोई डिस्टरबेंस आता है तो पेशेंट को क्या क्या परेशानी हो सकती है? हाइपोवॉल्यूमिया, अगर एड्रिनल कम है, एल्डोस्टेरोन कम है, तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है? लॉस ऑफ फ्लूइड, हाइपोवॉल्यूमिया, हाँ, बहुत सारे पॉली हैं। आप डायबिटीज वाले सिम्टम्स हैं, है ना? ये बात आप सबको समझ में आ गई? ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई? अब इस पाथवे को आप सब लिख लीजिए। एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है उसका क्या नाम है? एडिसन। ओके, और जो एक्सेस एक्सेस लिख लीजिए पहले, ये पहले पाथवे बना लीजिए फिर बात करें। जो लोग डाइट में फैट नहीं लेते हैं या फैट का विरोध करते हैं, उनको ये पाथवे देखकर समझ में आ जाएगा कि उनकी लाइफ बकवास है अगर वो फैट नहीं लेते हैं। स्पेशली जो लोग जिम डाइट पे रहते हैं, कीटो पे रहते हैं। एक्सेस फैट क्या कर सकता है और लो फैट क्या कर सकता है,
ये इन पाथवे को देखकर समझ में आएगा। कोलेस्ट्रॉल से बनता है प्रेग्नालोन। प्लीज बातें क्यों हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। प्रेग्नालोन से प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन से 17 हाइड्रोक्सी, इसमें अल्फा लिखा हुआ है, हाइड्रोक्सी भी कर सकते हैं, बिना अल्फा के भी लिख सकते हैं। 70 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। आपके पास कई बार क्वेश्चन आता है कि कुछ महिलाओं के दाढ़ी मूंछ उग गई है, ऐसा पेशेंट सामने आपके पास आता है कि हल्की हल्की दाढ़ी मूंछ आ गई है महिलाओं के, जबकि उनके एंड्रोजन्स नहीं है ना, टेस्टोस्टेरोन नहीं है, तो उसमें कौन सा हार्मोन चेक करते हैं हम? हाँ, 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन किसका, फीमेल हार्मोन है मेल? उसका लेवल चेक करते हैं। आदमी की आवाज पतली हो जाती है, उसमें भी इसको ही चेक करते हैं, लेकिन आदमी के चेक करने के लिए जो फाइनल हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है, मेल में चेक करने के लिए टेस्टोस्टेरोन। कुछ लोग ये सवाल कर सकते हैं कि सर टेस्टोस्टेरोन महिला में भी चेक कर सकते हैं, तो मामला दाढ़ी मूंछ से आगे चले जाए तो इसको भी चेक कर सकते हैं। क्या हुआ? नहीं नहीं, ये डिजीज है भाई। इससे आपकी हंसी से मुझे एक बात समझ में आई कि आपको बात समझ में आई। दैट्स गुड। ओके, ये लिख लिया? अरे भाई, कुछ लोग इस क्लास में ऐसे हैं तो उनको एक कहानी है, नानी 3 बार हंसी। नानी 3 बार हंसी। पहली बात इसलिए हंसी कि सब हंस रहे थे, दूसरी बार इसलिए हंसी कि जो हंस रहा था उसको समझ में आया कि वो क्यों हंस रहा था, और तीसरी बार वो इसलिए हंसी कि उसे समझ में क्यों नहीं आया कि उसने हंसना क्यों था। प्लीज सर, आप किससे पूछकर अंदर आए? क्या हुआ? दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, आगे कैसे है? जैसे ऐसा उतारता है कोई, आउट। ओके, ये बात लिख ली सबने? अरे इस स्पीड से लिखेंगे कैसे चलेगा भाई? कोलेस्ट्रॉल से प्रेग्नालोन, प्रेग्नालोन से प्रोजेस्टेरोन, 70 अल्फा डी हाइड्रोक्सी डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन, उधर उधर दो पाथवे चले जाते हैं, और इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं वो 21 है और इधर 17 अल्फा है, और ये एड्रिनल, सारे जो एड्रिनल हार्मोन है उनके फॉर्मेशन हो गए इधर। अगली बात करते हैं हम। ओके प्लीज, हमने सबसे पहली बात किसकी की थी? एल्डोस्टेरोन की। हम दूसरी बात करते हैं कॉर्टिसोल। नाम सुना है? अच्छा, एडिशन में आप लिख, सॉरी एड्रिनल में लिख लीजिए, उसकी डेफिशिएंसी से होता है एडिशन, और उसके एक्सेस होने से होता है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म।
और कॉन्स डिजीज, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म और कॉन्स डिजीज, और नहीं एंड कॉन्स। ओके, CONNS कॉन्स। ओके, बात करते हैं कोर्टिसोल की। कोर्टिसोल हमारा जो है लाइफ गिविंग वो है हार्मोन, हमें जिंदगी देता है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल कंट्रोल करता है शुगर के मेटाबॉलिज्म को, और कोर्टिसोल को कंट्रोल करता है ACTH। ओके, ACTH को कंट्रोल करती है पिट्यूटरी, प्लीज क्या हुआ, और पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। थैंक गॉड। तो कोर्टिसोल जो है खुद कंट्रोल होता है ACTH स्ट्रेस से। किससे? ACTH स्ट्रेस। ACTH का जो एक्सेस है, ACTH बढ़ जाता है। पेशेंट को पहचानेंगे कैसे हम? हाइपर पिगमेंटेशन, बट हाउ? कैसा होता है ACTH का हाइपर पिगमेंटेशन? क्या कह रहे हैं? मेलेटोनिन तो डिपोजिट होगा तो दैट इज ओके। हाँ सॉरी, मेलेनिन तो डिपोजिशन होने पर तो बात, मेलेटोनिन तो सोने के काम आता है। ओके, आगे बोलिए। देखिए, किसी मोटे आदमी को आप देखेंगे तो वो जब पतला होगा बाय द हेल्प ऑफ कीटो डाइट्स एंड ऑल, या अगर आपने प्रेग्नेंट लेडी को आफ्टर बर्थ वो पेशेंट देखे हों, तो वो जो लाइनिंग होती है पतला होने की, वो बहुत पतली होती है, नैरो लाइनिंग होती है। लेकिन इनकी स्टाई जो बनती है वो काफी चौड़ी बनती है, पेट के चारों तरफ इतनी चौड़ी चौड़ी स्टाई बन जाएगी। आप जिनको आपने लाइफ में जिसको सबसे ज्यादा चिढ़ाया होगा, किसी मोटे व्यक्ति को जिसको चिढ़ाया होगा आपने, उसका कभी गौर किया होगा आपने, गर्दन के इस तरफ, पेट के इस तरफ उसके बड़े चौड़े स्टाई होंगे, क्योंकि किसी किसी को इतना चिढ़ा दिया जाता है कि वो पतला होने की कोशिश करता है ना, लेकिन वो पतला नहीं हो पाता। लेकिन हम पढ़े लिखे नहीं होते, हमें लगता है कि ये पतला होना ही नहीं चाहता। घर में भी ऐसा होता है। तो आप जिसको चिढ़ाएं ना, उसकी स्टाई देखिए, उसकी जो मेलेनिन डिपोजिशन हुआ है, जो धारियां बनी है, उनकी चौड़ाई देखिए। अगर वो ज्यादा चौड़ी है तो उसको मत चिढ़ाइए, क्योंकि ये उसके हाथ में नहीं है। ठीक है ना? वो ACTH के डिस्टर्बेंस से, कोर्टिसोल के डिस्टर्बेंस से इस तरह से हुई है। ठीक है ना? उसको क्या कहेंगे आप? कुशिंग सिंड्रोम तो ठीक है, लेकिन उस पेशेंट को क्या सलाह देंगे आप? पतला होने की, डॉक्टर को दिखाने की, कि जब मैं डॉक्टर बन जाऊं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, जिसके चांसेस जितने भी हैं, तो तू मेरे पास आना, या फिर अभी मैं नहीं बनाऊं तो दूसरे डॉक्टर के पास जा जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, अपने कोर्टिसोल लेवल या ACTH लेवल को चेक कराना। ठीक है? उसको नहीं चिढ़ाना। ऐसी बहुत सारी डिजीज हैं जिसमें आप लोगों को चिढ़ाते हैं, लेकिन वो उसके हाथ में नहीं है। पहली डिजीज, किसी इंसान का गोरा या काला होना, है ना? ये उसके हाथ में नहीं है। फेयर एंड लवली तो झूठा प्रचार करती है। ठीक है? दूसरी डिजीज, लंबा या छोटा होना, है ना? तीसरी डिजीज क्या? कौन सी है तीसरी डिजीज? MBBS करना। ओके ओके, ये किसी के हाथ में नहीं है। जब आप आ गए हो तो करनी पड़ेगी। उसको समझाना नहीं है आप कभी।
कि तेरे से पढ़ा नहीं जा रहा है तो एमबीबीएस मत कर। ओके ओके, लेट्स सी। दिस इज हाइपोथैलेमस, CRH क्या है ये? ठीक है। पिट्यूटरी को कहा ACTH सीक्रेट हुआ, एड्रिनल कॉर्टेक्स को कहा कॉर्टिसोल सीक्रेट हुआ। ओके, ये इस एक्सिस को क्या कहते हैं? हाइपोथैलम पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस। ओके, ठीक है। डिस्टर्बेंस सारे इधर ही होते हैं, जितने भी क्वेश्चंस कौन इनके डिजीज के जो भी डिजीज जो अफेक्ट होते हैं वो इस पाथवे में होते हैं। इस पाथवे से दूसरा अफेक्ट क्या होता है? हाँ, मेटाबॉलिक। इस पाथवे के अफेक्ट होने का सबसे मेन सिम्टम्स ब्लड शुगर। अच्छा, ओके। इस पाथवे के अफेक्ट होने का सबसे फेवरेट, देखिए जिसके पेशेंट नहीं होते, नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है, मेनोरेजिया, एलिगोमेनेरिया, नाम सुना है? ठीक है। किस किस आदमी को होता है? किस आदमी को होता है मेनोरेजिया, ओलिगोमेनेरिया? आदमी सोच रहे हैं यार मुझे कब हुआ था। ओके, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कहते हैं सर ये। एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन तो मेनोरेजिया, कम तो ओलिगोमेनोरिया, और बिल्कुल नहीं तो हेमेनोरिया। ओके, बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, पर ये एक्सेस का इफेक्ट है। और इस एक्सेस का इफेक्ट कैसे करते हैं? वो भी ये ACTH कॉर्टिसोल डिपेंडेंट ही होते हैं। क्यों? क्योंकि एड्रिनल एंड्रोजन्स को कंट्रोल करते हैं और एंड्रोजन्स साइकिल्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इस एक्सेस के डिफरेंस जो डिफिकल्टीज से, ये डिस्टर्बेंस से मेंस्ट्रुएशन डिफिकल्टीज होती हैं। ओके, दिस इज, उसको जैसे बनाया था इसको फीडबैक बताया है। कॉर्टिसोल इसका नेगेटिव फीडबैक देता है, ये हमने बता दिया। अब हम चलते हैं। ओके, इसको आप लिख लीजिए। एड्रिनल कॉर्टेक्स डिसफंक्शन से हाइपर एड्रिनोकॉर्टिकोसिज्म और हाइपो, इसमें याद करना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि जो एक्सेसिव से होता है उन सब में सी आता है। कॉन्स कुसिन कंजेनाइटल, ओके। और या फिर एक याद कर लो कि हाइपो से क्या होता है? एडिशन। एक कंफ्यूजन रहता है क्लास एग्जाम में, कॉर्टिसोल के हाइपो होने से कौन एडिशन होगा कि नहीं होगा? भाई एल्डोस्टेरोन के हाइपो होने से तो एडिशन होता है, कॉर्टिसोल के हाइपो होने से एडिशन होगा कि नहीं होगा? कितने लोग कहते हैं नहीं होगा? आप अकेले? और बाकी कितने कहते हैं होगा? अब भगवान जी को याद करो, होगा कि नहीं होगा? ओके, होगा। ओके ना, कॉर्टिसोल का हाइपो होना भी एडिशन डिजीज करता है। लिख लिया था? ऑल ओके?
एडिशन मैंने आपको बता दिया, इसको लिखना क्या है देखिए। जो मैंने आपको बताया वाटर के डिस्टरबेंस से यही सारे सिम्टम, यही सारी फाइंडिंग्स रहेंगी। लिखना नहीं है। अब हम बात करेंगे हाइपर पिगमेंटेशन, मैंने आपको बता दिया, लाइक दिस हाइपर पिगमेंटेशन। ये देखिए कितना बड़ा हाइपर पिगमेंटेशन है ये। कुशिंग मैंने आपको बता दिया, ये कितनी बड़ी स्टाई है ना, ये छोटे नहीं। दूसरा ये जो पेट है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल ओबेसिटी। इन पेशेंट्स को सेंट्रल ओबेसिटी रहती है, चारों तरफ से बड़े नहीं, हाथ पैर पतले पतले होंगे और पेट बहुत मोटा होगा। हम्म। कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन हमें करने होंगे आप वैसे बताइए। पेशेंट आपके पास आता है एल्डोस्टेरोन एड्रिनल डिजीज के साथ, हम कौन कौन से टेस्ट उसके कर सकते हैं, मैंने आपको अभी इतना पाथवे बताया। ब्लड शुगर से शुरू करते हैं, चलो आगे। उसका डायबिटीज प्रोफाइल कर सकते हैं, और शुगर प्रोफाइल कर सकते हैं उसका, और लिपिड प्रोफाइल कर सकते हैं उसका, और टारगेटेड टेस्ट कौन से होंगे, देखो टारगेटेड टेस्ट होंगे एसीटीएच, है ना, एसीटीएच, सिंथेटिक एसीटीएच, हम उसको देखकर देखते हैं कि कॉर्टिसोल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ना, तो इसको कहते हैं एसीटीएच स्ट्रेस टेस्ट, है ना, ये कर सकते हैं। और सीधा सीधम सीरम कॉर्टिसोल कर सकते हैं, सीधे डायरेक्ट हम कॉर्टिसोल सीधा कर सकते हैं। और कैल्शियम कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कर सकते हैं, जो करने ही है हमें। ये इलेक्ट्रोलाइट्स आ गए, पोटेशियम आ गया, ठीक है, कॉर्टिसोल कर लिया हमने। और ये डायर्नल का मतलब क्या होता है, हाँ, ये टर्म लिखिए यहाँ पर, हाई कॉर्टिसोल लेवल इन ब्लड विद लॉस ऑफ डायर्नल वेरिएशन। हाँ, मतलब क्या टाइम लेते हैं इसमें, सुबह 8 बजे हम अगर कॉर्टिसोल करेंगे तो वो लो आना चाहिए, हाई आना चाहिए, मैक्सिमम आना चाहिए, और रात को हम अगर करते हैं तो वो लो आना चाहिए। तो ये डायनल जो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इस तरह का डिस्टर्बेंस होता है तो पेशेंट इस तरह के चेंजेस को खो देता है, उसका कॉर्टिसोल हमेशा स्टेबल रहता है, ठीक है ना, लो है तो लो रहेगा, हाई है तो हाई रहेगा, वो बाय द टाइम चेंज नहीं हो रहा है। और इसको हम चेक कैसे करते हैं, हम उसको एसीटीएच स्ट्रेस देते हैं, ठीक है ना, जो मैंने अभी टेस्ट बताया। कॉर्टिसोल अगर एसीटीएच स्ट्रेस देने के साथ बढ़ जाता है देन ही इज फाइन, 500 550 करीब रहता है नैनोमोल पर लीटर, तो वो ठीक है। अगर इसमें डिफरेंस आ रहा है तो वो ठीक नहीं है। ओके, ठीक है, ये कौन से हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है। प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब क्या है, हाँ, अगर ये, हाँ, ग्लैंड प्रॉपर में है देन इट इज प्राइमरी, और अगर ये एक्सिस में है तो सेकेंडरी। भाई एसीटीएच अफेक्ट हुआ है, फिर हाइपर एल्डोस्टेरोन हुआ है, पिट्यूटरी इफेक्ट हुआ है, हाइपर एल्डोस्टेरोन हुआ है, इसका मतलब वो सेकेंडरी है, ठीक है ना। और अगर ग्लैंड्स के अंदर ही है तो वो ट्यूमर है या कुछ भी एडिनोमा है तो वो प्राइमरी। देखो लंग्स में हो सकता है, किडनी में हो सकता है,
कहीं भी सेकेंडरी ट्यूमर हो सकता है, उसकी वजह से एसीटी सीक्रेट हो सकता है, और उसकी वजह से कॉर्टिसोल डिफेक्ट हो सकता है, और उसकी वजह से कोन्स भी हो सकता है। तो सेकेंडरी ट्यूमर कहाँ कहाँ हो सकते हैं? लंग्स में हो सकते हैं, हमने पास में पढ़ा था, एंजियोटेंसिन का पास में पढ़ा था, है ना। लंग्स में हो सकता है, किडनी में हो सकता है, लीवर में हो सकता है। ठीक है, क्या बात है बेटा? लास्ट कॉर्नर ब्लैक शर्ट, यार ब्लैक पहनकर नशे में आ जाते हो क्या आप लोग? खड़े हो दोनों, अरे खड़े हो जाओ भाई। बाहर तो घनी चौकी राम राम करे भाई, हैं? अपने जब भी अपने तरक्की की बात होती है तो हंसने लग जाते हो कि हम तो बस। पेशेंट पूछेगा तो दांत मत दिखाना, नॉलेज दिखाना। बैठो। ओके, ये हमने पढ़ा दिया। इसके जो ट्रीटमेंट है उनमें क्या हो सकता है? इस तरह के जो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के ट्रीटमेंट्स हैं उनमें क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? मेन ट्रीटमेंट, अच्छा कीटाकोनाजोल का नाम किसने सुना है? कीटाकोनाजोल, कीटाकोनाजोल का नाम किसने सुना है? डैंड्रफ में लगाता है कीटाकोनाजोल, हाँ ठीक है, लेकिन वो कॉर्टिसोल सप्रेसर भी होता है। तो पेशेंट को कीटाकोनाजोल देते हैं हम, और इम्यूनो सप्रेसेंट देते हैं, ठीक है ना, जो इन ग्लैंड को सप्रेस करते हैं। और इन सबसे जब मामला फेल हो जाता है तो क्या करते हैं? हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना। और पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सीडेंटली कब रिमूवल की तरह वर्क करती है, एक्सीडेंटल की तरह वर्क करती है? एक केस आपके पास ऐसा आता है जिसमें आपको लगता है कि इसकी पिट्यूटरी वर्क नहीं कर रही है, ठीक है, आप उसकी क्या सूरत हाल है, वो ऐसी कैसे आया आपके पास? तो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है आपको पेशेंट, लेकिन आपको लगता है कि इसकी पिट्यूटरी डिस्कनेक्ट हो गई है। नॉन फंक्शनल पिट्यूटरी नॉर्मल कंडीशन नहीं है मैडम। सेला टर्सिका में रहती है ना? हाँ, बताइए। बहुत सावधानी रखनी होती है इसमें। कौन सी डिजीज है? डिजीज नहीं है। प्री एक्लेम्सिया कितने लोग जानते हैं? प्री एक्लेम्सिया नाम सुना है? क्या है? हाँ हाँ, हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जब डिलीवरी होती है तो कभी कभी पिट्यूटरी का जो अपना हाइपरटेंशन है वो इतना बढ़ जाता है कि पिट्यूटरी डिस्कनेक्ट हो जाती है और सारे ऑर्गन से, और सेला टर्सिका एम्प्टी हो जाती है। ये एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर होता है। पेशेंट जो प्री एक्लेम्सिया के साथ आते हैं आपके पास डिलीवरी के दौरान, उनका ये ध्यान रखना पड़ता है कि ड्यूरिंग डिलीवरी उनका बीपी हाई नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये नुकसान होता है जब हम गांव में डिलीवरी कराते हैं, नॉर्मल कह करके 3-4 घंटे वो पेशेंट को रखते हैं कि अ, अभी नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर तो कहता है कि सिजेरियन करना पड़ेगा, लेकिन सोसाइटी कहती है कि डॉक्टर पैसे भरने के लिए, जेब भरने के लिए, जो करते होंगे वो सिजेरियन कराना चाहते हैं। जो सबसे कॉमन कंडीशन है सिजेरियन की वो क्या है? हाँ, किस सूरत में हम नहीं बच सकते? ओके, जब गायनी पढ़ेंगे तब पढ़ लीजिएगा। वैसे नाम के लिए बता देता हूँ, प्लेसेंटा प्रेविया, ओके, ब्रेकियो, सॉरी, सर्वाइकल, सेफेलिक सर्वाइकल नॉन फिक्सेशन, सर्विक्स से फिक्स नहीं होता है बच्चे का हेड, और ब्रीच प्रेजेंटेशन,
बच्चे का सर की बजाय पैर नीचे की तरफ होता है ना, ये मेन कारण होता है। मैं अटेंडेंस ले लूं। ये टेस्ट के नाम आप लिख लीजिए, यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल कुल मिला के कॉर्टिसोल हमें करना है, एसीटीएच हमें करना है, और फंक्शन टेस्ट करने हैं। और ये है, ये मैं भूल गया था, डेक्सामेथासोन, ओवरनाइट डेक्सामेथासोन टेस्ट करते हैं हम। इसको लिख लीजिए प्लीज, मैं भूल गया था, इसको राइट डाउन कर लीजिए। डेक्सोना देते हैं रात को हम पेशेंट को सप्रेस करने के लिए। इसको लिख लीजिए, बहुत काम का टेस्ट है। और जिन पेशेंट्स को आप धड़ाधड़ डेक्सोना देते हैं ना, जो बंगाली या जो भी कहते हैं आप डॉक्टर उनको, वो बाहर जब भी पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो अपनी हर एंटीबायोटिक के साथ डेक्सोना डाल देते हैं। पता है उनका ड्रग रिएक्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि वो डेक्सोना उसमें डाल के रखते हैं। लेकिन आगे की कहानी वो नहीं जानते, आप जानते हैं। आपकी दुकान इसलिए भी नहीं चलती है क्योंकि आप ये जानते हैं। प्लीज इसको राइट डाउन कर लीजिए। लास्ट खड़े होइए, ब्लू शर्ट, इधर से चौथे नंबर, हाँ प्लीज। हाँ आप, आपके पास वाले, कम ब्लू। हाँ बस नहीं है, ये सब हमने बात कर ली। लेकिन अगर कैटाकोलामाइन एक्सेस सीक्रेट हो तो कौन सी डिजीज होगी? अच्छा, जो पहले पढ़ाया वो सब पता है, बात क्यों कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? आकाश। मेरा पढ़ाया समझ में नहीं आता? नहीं आता? यस आता है। तो फिर ये बताओ, समझ लिया अभी मैंने पूछा जो मैंने पढ़ाया समझ लिया? सवाल करें? बैठ जाइए, मेरी इंसल्ट क्यों करेगा? ओके, कैटाकोलामाइन के एक्सेस सीक्रेशन से जो डिजीज होती है उसको कहते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। PHEOCHROMOCYTOMA, फियोक्रोमोसाइटोमा। PHEOCHROMOCYTOMA, फियोक्रोमोसाइटोमा।